हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट में। आज 10 अप्रैल 2021 की शाम और सीजन 2 है ये। एपिसोड नंबर 19वां और ओवरऑल एपिसोड नंबर 89। दैट इज व्हाट यू से 89, 89 89वां एपिसोड है हमारा इंडी मसाला, जहां हम बात करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग की, मतलब कि स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और जागृति की। इंडी मसाला, मोर लाइफ एवरी डे। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक लाइव पे, इंस्टाग्राम लाइव पे, बाद में आप यूट्यूब पे हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं। और जो लोग पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, गूगल पॉडकास्ट पे, गाना पे और आपके जियो सावन के ऊपर भी आप इसको सुन सकते हैं। हमारी पिछली एपिसोड जिसमें सीजन 2 एपिसोड 18, व्हाट इज द की टू हैप्पीनेस, खुशी की कुछ कुंजी है क्या, तो uh, उस एपिसोड को काफी रिस्पॉन्स मिली है मेरे बाकी सारे एपिसोड के पॉडकास्ट के कंपैरिजन में। 190 डाउनलोड सो फार। सो जो भी सुनने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट को इंडिया में, यूएसए में, सिंगापुर, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आप सारे लिसनर्स का बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इससे हमारी मिट्टी की खुशबू आती है। अंग्रेजी में बहुत सारे पॉडकास्ट हैं और मीडियम है जो अवेलेबल है, और मैंने कॉन्शियसली ये कोशिश की कि मैं अंग्रेजी में पॉडकास्ट ना करूं, ना ही हमारी जो वार्तालाप है वो अंग्रेजी में हो। इसलिए हिंदी में आप सबके सामने वापस एक बार फिर से मौजूद हूं। अमित शेखर, इंडी मसाला। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए मुझे इंडी मसाला इंस्टाग्राम पे, इंडी मसाला ट्विटर पे। आपके रिस्पॉन्सेज भेजिए और आप इंडी मसाला यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अंचल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वेलकम, स्वागत है आपका। और आज आते हैं आज की टॉपिक के ऊपर में। तो आज की जो टॉपिक है डिमेंशिया, और ऐसे क्या टॉप के 8 खाने की चीजें हैं जो हमारे डिमेंशिया के रिस्क को कम कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। बट अब डिमेंशिया का हिंदी में अगर ट्रांसलेशन करने जाए तो विक्षिप्त। बट विक्षिप्त की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है यादाश्त जाने की, कि देयर इज अ मेमोरी लॉस। तो उस हालत में क्या करना चाहिए? तो डिमेंशिया क्या है? ये एक स्पेसिफिक डिसीज नहीं है कुछ, बट लक्षण है इसके कुछ अलग अलग। जैसे कि इंसान की किसी चीज को याद करने की क्षमता चली जाती है, कोई डिसीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये आपको सोचने की कैपेसिटी कम होती है। धीरे धीरे ये क्या असर डालती है उस इंसान के ओवरऑल दिन के कार्यकलाप में भी आपको तकलीफ देखने को मिल जाएगी। तो एक एग्जाम्पल है उसका अल्जाइमर्स। सबसे कॉमन टाइप की डिमेंशिया की बीमारी है, ज्यादातर हमारे जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनमें होती है। हालांकि ये एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो ये मानकर नहीं बैठ जाना है कि बूढ़े हुए तो डिमेंशिया होना तो लाजिमी है, नहीं। अब कि कितना कॉमन है, तो 2011 की जो हमारी कंसेंसस हुई है, जो जनगणना हुई है, उसके हिसाब से भारत में टोटल एक जो एवरेज देखा गया, 5.5% लोग जो हैं वो 65 के ऊपर की एज के होते हैं। तो अगर आप पूरे आज की जो एज ग्रुप है, आज की जो एवरेज देखें, तो फिर हम एक सेफली ये कह सकते हैं कि अराउंड 6 करोड़ लोग हैं भारत में जो कि 65 की उम्र के ऊपर हैं। भारत, वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम बहुत ही यंग कंट्री हैं एज कंपेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे जिनको एवरेज एज 50 के ऊपर जाती है। हमारे भारत की एवरेज एज केवल 27 साल आती है। तो भारत एक बहुत ही जवान नेशन है। अब इसमें 6 करोड़ लोग हैं जो कि 65 के ऊपर के हैं, तो उनमें 2.7% देखा गया है डिमेंशिया के केस। तो मतलब 65 के ऊपर जो आप 10 लोग को लीजिएगा तो उनमें से 3 इंसान में आपको डिमेंशिया देखी जाएगी। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है। हालांकि ग्लोबल डेटा आप देखने जाए तो 80% लोग, 20% पीपल जो कि 80 के ऊपर एज के होंगे, उनमें आपको डिमेंशिया देखने को मिल जाएगी। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। एक और आश्चर्यजनक चीज है कि ग्लोबली जो डिमेंशिया लेट से देखी जाती है, भारत में चूंकि हमारी जो एज है, एवरेज एज वो बाकी डेवलप कंट्रीज से कम है, तो हमारे केवल 66.3 ईयर्स में ही डिमेंशिया देखने को मिलती है, जो कि आश्चर्यजनक है, क्योंकि विदेशों में ये 73-74 साल में डिमेंशिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये डेटा मैं जो शेयर कर रहा हूं, ये नेशनल हेल्थ पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डेटा है। तो अभी देखिए,
एक तरह से भारत में 10 साल पहले डिमेंशिया का लक्षण निकल के आना, ये थोड़ी आश्चर्यजनक सी बात थी मेरे लिए। अब साइन और सिम्पटम कैसे होते हैं कि आप कैसे पता लगाएं कि आपके आजू-बाजू जो हैं, आपके जो एल्डरली हैं, उनमें डिमेंशिया के कुछ लक्षण हैं? तो उनको प्रॉब्लम होगी मेमोरी से, याद करने में, किसी एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट अटेंशन करने में, बातचीत करने में उनको तकलीफ हो सकती है। कुछ जजमेंट देना, लॉन्ग टर्म कुछ सुझाव देना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इसमें 65 के बाद डिक्लाइन देखी जाती है। सबसे एकदम क्लियर लक्षण अगर आपको, वो बाहर घूमने निकले और कहीं अपने पहचान वाली जगह में घूम गए, गुम हो गए, तो ये एक लक्षण है जो कि चिंता का विषय हो सकता है। कुछ ऐसे शब्द जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, इसको ही अगर मान लो किसी से उनको पेन मांगनी है और वो पेन जल्दी ना बोल पाए, कुछ दूसरे शब्द का इस्तेमाल करें उसके लिए, अपने परिवार के क्लोज लोग हैं या दोस्त हैं, उनका नाम भूल जाना, पुरानी यादें भूल जाना, तो ये डिमेंशिया के लक्षण हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। अ, कोई काम इंडिपेंडेंटली ज्यादा देर तक ना कर पाना, तो ये सब डिमेंशिया के लक्षण। और ये अगर आप हमारी जो ओल्डर एडल्ट में देखने जाए तो शायद हमें ये सब देखने को मिल जाती है और लोग हंसी मजाक में इसको उड़ा देते हैं। इसका इलाज है। हाँ, मैं मतलब क्योर नहीं होता है, लेकिन मेंटेनेंस है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हमारे डिमेंशिया के रिस्क किन चीजों से बढ़ते हैं? तो पहले, सबसे पहले एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती जाएगी। फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके दादाजी को, अगर आपके माता पिताजी को हुई है तो आप में चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी पुअर हार्ट हेल्थ है तो भी डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हुई है, कि जिनको अपने पीछे के जीवन काल में सर में अगर गंभीर चोटें लगी हैं तो उनमें डिमेंशिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इनकी डायग्नोसिस कैसी होती है? जैसे टेस्ट होती है, अटेंशन उनकी कितनी है उसकी टेस्ट होती है, मेमोरी की टेस्ट होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज की टेस्ट होती है। फिर जो डॉक्टर्स हैं वो फिजिकल एग्जाम भी कुछ करते हैं, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, और पूरा कंफर्म करने के लिए तो सीटी और एमआरआई भी होती है, जो कि हेल्प कर सकती है और बता सकती है कि जो डिमेंशिया हो रही है उसके पीछे अंडरलाइन कॉज क्या है, क्यों ये हो रहा है किसी के अंदर में। कॉमन टाइप डिमेंशिया के अल्जाइमर डिजीज है, वैस्कुलर डिमेंशिया है, लेवी बॉडी डिमेंशिया है, बाकी अलग अलग तरह के हैं। तो टोटल 47 मिलियन पीपल हैं पूरे दुनिया में जिनमें अभी डिमेंशिया लेके वो चल रहे हैं। और ये कहा जाता है कि 2030 तक की संख्या बढ़कर 73 मिलियन टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन की हो जाएगी जो डिमेंशिया से अफेक्टेड होंगे। इनफैक्ट डिमेंशिया जो है वो कैंसर के बाद सबसे ज्यादा डराने वाली बीमारी है, क्योंकि अभी ये देखिए कितनी दुखद बात होती है कि आपने जिनके साथ पूरी जीवन व्यतीत की, चाहे वो आपके पार्टनर हो या माँ बाप हो, और वो अपने एडवांस्ड एज में जाकर के सबको भूलना चालू हो जाते हैं। किसी का चेहरा नहीं याद रहना, किसी को और बहुत ज्यादा हालत में तो अपना जो दिनचर्या का काम है वो नहीं कर पाना, खाना खाना भूल जाना। और ऐसे लोग अगर अकेले हैं तो उनकी लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने प्रैक्टिकल अनुभव है, डिमेंशिया के पेशेंट जिनको लेकर लोग डॉक्टर के पास दिखाने ले आते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, अक्सर वहां से उठकर निकल जाते हैं क्योंकि उनको तो पता नहीं होता। और अगर मान लो 2 लोग हैं तो उन्होंने बोला कि बाबूजी बैठिए या माँ बैठो, मैं डॉक्टर के पास या फार्मेसी से होके आता हूँ, तब तक ये कहीं चली जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। हालांकि उसमें टेक्नोलॉजी हेल्प करती है, आजकल RFID इनेबल्ड चिप लगाए जाते हैं उनके कपड़ों में जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके। बट कितने लोग हैं इंडिया में जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे? बिग बिग थिंग। सो हालांकि एक चीज और है, डिमेंशिया सडनली एक साथ नहीं आ जाता है। तो अगर आप 40 के हैं, जैसे मेरे जैसे उम्र के हैं, और 40 टच करने वाले हैं, तो डिमेंशिया अगर होनी है तो अभी से शुरुआत हो जाएगी। और इसके पीछे कारण क्या है कि जो 80-85 साल की उम्र में, इंडिया में तो 66 ईयर्स में ही ये लक्षण दिखने चालू हो जाते हैं, बट इसकी शुरुआत बहुत यंग एज में हो जाती है। और अल्जाइमर्स जो है वो मतलब एक 30 साल पहले शुरू हो गई, सिम्टम बाद में आएंगे अगर आज शुरुआत हुई है तो। आधेतर लोग जो 85 ईयर्स प्लस हैं और डिमेंशिया के शिकार हैं, वो ज्यादा आधे लोग मर जाते हैं डिमेंशिया की वजह से 85 के एज के ऊपर में। बट सबसे खुशी की बात जो है, खुशी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब शुरुआत होती है खाने से। और डॉक्टर डीन एंड आयशा सरजाई हैं, MD हैं, को डायरेक्टर एट ब्रेन हेल्थ एंड अल्जाइमर्स प्रिवेंशन प्रोग्राम एट लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी। थैंक यू नेहा फॉर ज्वाइनिंग। उनका बोलना है कि 90% ऑफ अल्जाइमर्स केसेस कैन बी प्रिवेंटेड विद सिंपल चेंज टू डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो कितनी कमाल की बात है कि आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कुछ टॉप फूड्स की आज हम बात करने वाले हैं विच विल, और ये 8 एक्चुअली सुपर फूड्स हैं जो कि हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में। और फूड रिवोल्यूशन नेटवर्क है, मैं लिंक शेयर करूंगा, जॉन एंड ओशन रॉबिन्स ये
बाप बेटे की जोड़ी है, और ये फ्री डाउनलोड भी अवेलेबल है ब्रेन फूड का, जो मैं अगेन लिंक आप सबसे शेयर करूंगा। और ये फूड रेवोल्यूशन नेटवर्क नाम की एक समिट करते हैं हर साल, तो वो भी फ्री में होती है, और इसमें दुनिया भर के टॉप के फूड एक्सपर्ट्स आते हैं, जो कि खाने को एक दवाई के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया करके हम अलग अलग बीमारियों से बच सकते हैं, उसके बारे में बातचीत होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उसको ज्वाइन करें। अभी उन्होंने 7-8 खाने की चीजों की जो चर्चा की है, उसमें सबसे नंबर 1 ब्रेन डिमेंशिया से ब्रेन को बचाने वाला ब्रेन बूस्टिंग फूड है टर्मरिक। और आपको और मुझे ये जानकर बहुत बहुत खुशी हुई कि भारत में तो हल्दी का 5000 साल से इस्तेमाल होता जा रहा है। और ओवरऑल ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ अल्जाइमर्स देखें तो रूरल इंडिया में और अर्बन इंडिया में जहां पे टर्मरिक का इस्तेमाल होता है, वहां अल्जाइमर के केसेस काफी कम देखे जाते हैं। तो टर्मरिक में जो ऑरेंज कलर की पॉलीफिनॉल होती है, जिसको कर्क्यूमिन बोला जाता है, इसको एक मिरेकल कंपाउंड बोला गया है। इसमें डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी है, बिल्कुल है, कर्क्यूमिन के इस्तेमाल से डिमेंशिया के केसेस को, अल्जाइमर के सिम्टम्स को कम भी किया जा सकता है। और ये ऐसे काम करता है कि जो एजिंग ब्लड वेसल्स हैं उनको रिलैक्स करता है, और ब्लड की जो सप्लाई है वो ब्रेन को बढ़ाता है। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको और आगे बताने वाले हैं। तो नंबर 1 चीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, द नंबर 1 ब्रेन बूस्टिंग कैपेबिलिटी एज पर ओशन रोबिन्स इज टर्मरिक, हल्दी, जो हमारे इंडियन खाने में इस्तेमाल की जाती है। ब्लूबेरीज है नंबर 2 पे, जिसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं। ये ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करते हैं, और इसलिए आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ब्लूबेरीज बहुत कॉस्टली होती हैं। अभी हमने कुछ मंगाया, चिली से आती है, टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता हमारे जामुन के ऐसा। तो मैं देख रहा था कि इतनी सुपर फूड है बट टेस्ट अच्छी क्यों नहीं है। तो द एनल्स ऑफ न्यूरोलॉजी में एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें 16,000 औरतों के ऊपर में, जिनकी जो एवरेज एज 74 साल थी, उनमें देखा गया कि जो लोग ब्लूबेरी का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, उनमें कॉग्निटिव एजिंग जो है, ब्रेन की जो कैपेसिटी कम होती है, वो 2.5 साल तक स्लो हो जाती है। तो ब्लूबेरी का कंजम्पशन अच्छा माना गया है। गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, नॉट ओनली ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी, ब्लैकबेरी तो हमारी जामुन हो गई, उन सब में भी हाई लेवल ऑफ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफिनॉल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि अच्छे हैं ना केवल ब्रेन हेल्थ के लिए बट कि हार्ट के हेल्थ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। तो ब्लूबेरी के साथ साथ और भी जो हमारी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगी। आप ब्लूबेरी के लिए परेशान ना हो, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर इंप्रूविंग द ब्रेन कैपेसिटी। बहुत ही कमाल की चीज है। नंबर 3 पे आती है ग्रीन्स, जिसमें ब्रोकली है, कैबेज है, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच है, आपकी रेडिश है, और महंगे में तो आपको केल और कोलार्ड्स और वो सब भी आते हैं। बट ये देखा गया कि जो लोग रेगुलरली हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें चमत्कारिक तौर पे उनका जो ब्रेन है वो 11 साल यंगर होता है। तो उनमें डिमेंशिया 11 साल डिले हो जाती है। तो जो लोग रेगुलर साग सब्जी खाने वाले हैं, खासकर स्पिनच खाने वाले हैं, और ये बहुत कमाल की चीज है, मतलब जो लोग रेगुलरली साग का सेवन करते हैं, अलग अलग तरह के क्रूसिफरस वेजिटेबल्स, ब्रोकली, कैबेज, उनमें ब्रेन की एजिंग 11 साल कम होती है एज कंपेयर टू पीपल हु डू नॉट ईट सर्टेन दोज काइंड ऑफ फूड्स। नंबर 4 पे मेरी पसंदीदा चीज है, तो बहुत खुश हूं मैं उसको जानकर। नंबर 4 पे है कॉफी। और कॉफी के बेनिफिट के बारे में हमने अपनी एपिसोड 67 में काफी डिटेल में बात की थी। तो आपको अगर कॉफी का सेपरेटली अगर बेनिफिट जानना है तो एपिसोड नंबर 67 को जरूर सुने। अदरवाइज कॉफी मोटा मोटा एक वैसोडाइलेटर है, जो कि हमारी बॉडी में जो खून की धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, उनको रिलैक्स करता है, ब्लड की फ्लो बढ़ जाती है। वही ये इंपॉर्टेंट क्यों है, nutritionfacts.org के हिसाब से जितने भी डिमेंशिया के पेशेंट, अल्जाइमर के पेशेंट, उनके मरने के बाद उनकी जो ऑटोप्सी की गई और ब्रेन को खोल कर देखा गया, तो उनमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो होती है बिल्टअप, वो ब्रेन के अंदर में वो बहुत ज्यादा देखी गई। और ब्रेन में एमेलॉइड प्लाक फॉर्मेशन होती है, जिससे लॉस ऑफ मेमोरी होती है, जिंदगी भी जाती है। जैसे जैसे प्लाक फॉर्मेशन होगी, वो ब्लड की सप्लाई को और ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्रेन में कम करेगी। आप हमारे ब्रेन वाले एपिसोड में पहले सुन चुके हैं कि ब्रेन को हमारे शरीर का टोटल 20% एनर्जी एनी टाइम कंज्यूम करती है। वो बहुत सेंसिटिव है ऑक्सीजन के डिमांड को लेकर, ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर चाहिए हमारे ब्रेन को। तो अगर ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो तो बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। अब कॉफी की बात पे आए तो 65% डिक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ डिमेंशिया अगर 3 से 5 कप कॉफी रोज पी जाए। और ये रिसर्च की गई थी फिनलैंड के लोगों में, 1500 लोगों के ऊपर में रिसर्च किया गया। एक
21 साल तक स्टडी चली थी। तो 3 से 5 कप कॉफी पीने से 65% तक रिस्क जो है डिमेंशिया का वो कम हो जाता है। एक दूसरी स्टडी में 13 साल तक जो स्टडी चली थी, जापान में की गई, 80,000 लोगों पे स्टडी, तो बिग नंबर। तो खाली 1 कप प्रतिदिन कॉफी पीने वाले लोगों में 20% रिस्क स्ट्रोक का कम देखा गया, विच इज ह्यूज ह्यूज। एक दूसरी स्टोरी है, अब कॉफी पे बहुत सारी स्टडीज की गई हैं। 34,670 औरतों में स्वीडन में स्टडी हुई थी, 10 साल तक चली थी। इसमें प्रतिदिन 1 कप कॉफी पीने वाले लोगों में 22 से 25% तक रिस्क ऑफ स्ट्रोक कम देखा गया है। कॉफी और क्या करती है? हमारी रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करती है, मेमोरी को बढ़ाती है, हमारी जागरूकता बढ़ाती है, कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन के फंक्शंस को इंप्रूव करती है। बट ये सब के लिए कारगर नहीं हो सकती। तो कुछ लोग पहले से हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वैसे लोगों में कॉफी काम नहीं करेगी। तो आपको अपने शरीर की सुनना है। इट वर्क्स फॉर मी। तो 3 से 4 कप कॉफी हो जाती है और मुझे उसमें कुछ नुकसान नहीं होता, उल्टे फायदा महसूस होता है। तो आप कॉफी का इस्तेमाल करें, खुद देखें कि इज इट सूटिंग टू योर बॉडी टाइप। इफ इट सूट्स यू, देन द बेनिफिट्स आर नोन। अब कॉफी में होता क्या है ऐसा कि फायदेमंद हो जाए? फिनॉल्स होते हैं, कैफेइक एसिड होती है, क्लोरोजेनिक एसिड है, क्विनाइड्स हैं, ट्राइगोलेनिक एसिड्स हैं। बट एक खासकर फेरुलिक एसिड करके जो है, इसका ब्लड प्रेशर लो करने के साथ साथ ब्लड शुगर लेवल लो करने के ऊपर में उसका असर देखा गया है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स कम करने में उसका हाथ देखा गया है। इसको एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी भी बोला गया है, कि जो सूजन कम करने वाली पदार्थ हैं कॉफी के अंदर में। एंड इनफैक्ट वो ब्रेन की जो सूजन होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करती है। एंड शायद ये कनेक्शन है कि अल्जाइमर्स के अगेंस्ट में, डिमेंशिया के अगेंस्ट में कॉफी इतना प्रोटेक्टिव पाया गया है। तभी खाली कॉफी पीने से फायदा होता है? नहीं, चाय पीने से भी फायदा होता है। नंबर 5 पे है चाय। लेकिन कौन सी चाय? तो चाय वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा पी जाने वाली पेय है। और अगर आप चाय के बारे में डिटेल हेल्थ बेनिफिट जानना चाहते हैं, तो हमारे एपिसोड नंबर 40 को ध्यान से सुने। उसमें हमने डिटेल से चाय के बारे में पूरी बातचीत की थी। वैसे मोटे मोटे तौर पे 4 तरह की चाय होती है: व्हाइट टी, ग्रीन टी, उलोंग टी एंड ब्लैक टी। जिसमें से सबसे ऊपर वाली 2 चीजें, जो व्हाइट टी है, ग्रीन टी, इसमें सबसे कम प्रोसेसिंग होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट और जो पॉलीफिनॉल्स हैं, सबसे ज्यादा इन 2 टाइप्स में पाए जाते हैं। तो अगर जो लोग दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी या व्हाइट टी पीते हैं, उनमें टी के भी बेनिफिट देखे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ ब्रेन बूस्टिंग कैपेबिलिटी। लेकिन अगर आप उसमें काली वाली चाय पीते हैं, जो कि सीटीसी, बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाती है, फर्मेंटेड होती है, बाद में अगर आप उसमें शक्कर मिलाते हैं, उसमें बहुत सारा दूध मिलाते हैं, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज काफी कम हो जाती है। तो अगर चाय से और कॉफी से भी आपको बेनिफिट चाहिए, तो उसको एज इट इज पीना है, पानी में डालकर पीना है। चीनी से बचने की जरूरत है, क्रीम उसमें डालने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं जो कॉफी इस्तेमाल करता हूं, एक और चीज है, शानदार चीज है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, एमसीटी, जो कि आपको अलग से बहुत महंगी मिलती है। बट वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप कॉफी में डालकर पिए, तो एक उसकी बिटरनेस को भी कम कर दे, आपकी बॉडी को मिलता है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, जो ब्रेन में डायरेक्टली जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके। और आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, जैसा मैं करता हूं, तो आपको 1-2 बजे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ब्रेन को जो एनर्जी है, जो वो कंटिन्यूसली मिल रही होती है। साथ के साथ जो भी लोग क्लोज टू 40 हैं, 35 हैं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, आप मेरे 6 मिनट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग वाले एपिसोड को सुने और अपने जीवन में इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर आए, क्योंकि बाद में जाकर फिर आपको हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज से कुछ बचाव का मौका मिल सके। बाकी आप खुद से ट्राई करें और अपने आप आपको बेनिफिट देखेंगे, और आप फिर मुझे पिंग करेंगे, बताएंगे कि आपको क्या क्या फायदे इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से हुए हैं। नंबर 6 पे आती है लेग्यूम्स। और विदेशी लोग लेग्यूम्स बोलते हैं, हम लोग दाल बोलते हैं। और हमारे यहाँ दाल, दलहन जो है, राजमा है, मूंग है, पी है, सोया है। अभी इसमें फोलेट होता है, आयरन है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम पाई जाती है, साथ के साथ एक कोलिन मिलती है। अब कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडे में भी होती है, पर दाल में भी पाई जाती है। तो ये जो एसिटाइल कोलिन होती है, क्रिटिकल न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके बनने में कोलिन का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। तो न केवल जो हमारे अब अक्सर वेजिटेरियन लोग हैं, उनको लोग बोलते हैं आप तो मछली नहीं खाते, आप तो अंडा नहीं खाते, आपको कहाँ से मिलेगी? तो आपको आज की जो हम ब्रेन फूड्स की बात करें, हम केवल वेजिटेरियन सोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम एक क्विकली रिपीट करते हैं। नंबर 1 पे थी टर्मरिक, हल्दी। नंबर 2 पे ब्लूबेरीज और बाकी जो बेरीज होती हैं। नंबर 3 पे ग्रीन, हरी सब्जियां, जिसमें पालक है, कैबेज है,
फिर आपको ब्रोकली आती है, रेडिसेस आते हैं, स्पिनच है। तो आप, और ये कमाल की बात वापस रिपीट करना चाहूंगा, जो लोग रेगुलरली साग खाते हैं उनका ब्रेन 11 साल यंगर होता है एज कंपेयर टू पीपल हु डू नॉट टेक दैट। मामी जी पूछ रहे हैं स्टे सेफ एंड हेल्दी, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाकी हमने कॉफी की बात की, कॉफी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैसोडाइलेटर एंड वेरी ब्रेन प्रोटेक्टिव एबिलिटीज देखी गई हैं। फिर चाय है, ग्रीन टी है और व्हाइट टी है, हालांकि शुगर से बचने की सलाह है। नंबर 7 पे है, थोड़ी साइंटिफिक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ALA, EPA और DHA। आपको उनके डिटेल नाम बताकर बोर नहीं करूंगा, बट ये ऑल 3 आर इंपॉर्टेंट जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। इसमें खासकर DHA के बारे में क्विकली बताना चाहूंगा कि ये एक मेजर स्ट्रक्चरल फैट है जो हमारे ब्रेन और आंखों में पाया जाता है। मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखें तो 97% ऑफ द ओमेगा 3 फैट जो हमारे ब्रेन में होता है वो DHA से बना होता है, और 93% ऑफ रेटिना में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, स्ट्रक्चरल फैट होते हैं, वो ओमेगा 3 फैट से बने होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, जो ब्रेन का हिस्सा होता है। ये करता क्या है, ये हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, लैंग्वेज को कंट्रोल करता है, क्रिएटिविटी, इमोशंस, अटेंशन को कंट्रोल करता है। तो DHA प्रॉपर अमाउंट में होना हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे DHA हम लेकर कहां से आए? शैलेश जी स्वागत है आपका। तो एक और चीज देखी गई कि जिन लोगों में DHA की मात्रा प्रॉपर रही है उनमें एज रिलेटेड मेंटल डिक्लाइन कम देखे गए हैं। और सीनियर सिटीजन्स खासकर जिनमें हाई लेवल ऑफ DHA देखी गई है, 47% लेस लाइकली टू हैव डिमेंशिया, 39% लेस लाइकली टू हैव अल्जाइमर्स। तब DHA आपको मिलेगी कहां से? तो स्मॉल ऑयली फिशेस जो होते हैं, छोटी मछलियां होती हैं जो कि तेलीय होती हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। हालांकि एक और चीज डाल लीजिए कि आप ALA रिच फूड, अल्फा लिनोलेइक एसिड रिच फूड खाएंगे तो हमारी शरीर इतनी कैपेबल है कि वो ALA से ही अपने शरीर के अंदर में हम EPA और DHA दोनों बना सकते हैं। गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वेजिटेरियंस। अल्फा लिनोइक एसिड की एक बहुत रिच सोर्स है हमारी तीसी, फ्लैक्स सीड, जिसके बारे में एपिसोड नंबर 4 में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। मैं चाहूंगा आप उसको सुने जाकर पॉडकास्ट में। चिया सीड में आपको ALA मिल जाएगी, फैटी फिश में ALA मिलेगी, अखरोट में ALA मिलेगी, हेम्प सीड में मिलती है। हालांकि मच्छी जब भी खाएं तो छोटी वाली खाएं, क्योंकि उसमें मर्क्यूरी की इंटॉक्सिकेशन जो है, टॉक्सिकेशन वो कम मिलेगी। तो जितनी छोटी मछली और समुद्री मछली से बचने की कोशिश करें, क्योंकि समंदर में बहुत सारा पॉल्यूशन डंप होता है जो बाद में मछलियों के अंदर में आ जाता है। तो ये है अल्फा लिनोलेइक एसिड। और ओवरऑल ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो फ्लेक्सीड, तीसी कैसे इस्तेमाल करना है, ये एपिसोड नंबर 4 को सुने, आपको और डिटेल में मिल जाएगी बात। नंबर 8 पे जो चीज आती है वो है रेड ग्रेप्स, जो लाल वाले जो अंगूर मिलते हैं। वाई? बिकॉज में रिजर्वेट्रॉल नाम की चीज होती है जो कि रिड्यूस करती है एमिलॉइड बीटा पेप्टाइड, जो प्लाक फॉर्मेशन होता है ना ब्रेन के अंदर में जाकर, वो एक तरह से समझिए जैसे कोलेस्ट्रॉल जमा होती है तो वहां एमिलॉइड प्लाक्स बनती है, उसको कम करती है। साथ के साथ ये हमारी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करती है। तो ये जो टॉप फूड थे, इसकी बुकलेट में आप सबके साथ शेयर करूंगा, लिंक भी शेयर करूंगा पॉडकास्ट में भी, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक में भी। बट इसके साथ ही कुछ और चीजें हैं जो कि ब्रेन हेल्थ को स्टिमुलेट करती हैं, जैसे डार्क चॉकलेट, कम चीनी वाली डार्क चॉकलेट होती है, वो हमारे ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करती है। मछलियां ऑयली जितनी हो, जितनी तैलीय हो, उतनी अच्छी है वो। नट्स, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो अच्छा माने गए हैं। सीड्स और स्पाइसेस, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच स्पाइसेस होते हैं, वो भी हमारे ब्रेन के हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और डिमेंशिया से हमें बचाते हैं। मैं ये भी लिंक आप सबसे शेयर करूंगा। आज IPL के समय में आप लोगों ने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आप सबके सामने वापस आते हैं। आज के लिए इतना ही। जरूर जरूर सुनिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इंडी मसाला पॉडकास्ट। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे, और स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, जितने भी पॉडकास्ट के मीडियम्स हैं वहां पे आप इंडी मसाला पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आपके कमेंट्स और सुझाव का हमेशा से इंतजार है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू ऑल टुमारो। बाय। गॉड ब्लेस।